प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों यह वीडियो कक्षा 9 का गुरुत्वाकर्षण का है और यह गुरुत्वाकर्षण नामक पाठ आपको एनसीईआरटी विज्ञान में देखने को मिलेगा और ये पाठ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। बच्चे इस पाठ से बहुत ही घबराते हैं और जो अच्छा टीचर नहीं होता वो समझा भी नहीं पाता है। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और लगातार इस चैप्टर का वीडियो आपके चैनल पर अपलोड करता जा रहा हूँ। और अगर अभी तक आपने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो आप इसी चैनल पर चले जाइएगा और जा कर के वीडियो के सेक्शन में देख लीजिएगा। ऊपर देखेंगे तो एक तरफ होम एक तरफ वीडियो ऐसा लिखा हुआ मिलता है। तो वीडियो वाले में जब आप टच करेंगे तो आपको बहुत सारा वीडियो इस पाठ का मिल जाएगा और उस पर लिखा है गुरुत्वाकर्षण और जो जो टॉपिक पढ़ाया गया है वो टॉपिक उस वीडियो के स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं बच्चों। और यह पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज इस पाठ में हम लोगों को बात करना है, ठीक है, कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होता है। ठीक है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होता है। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 60 किलो के हैं तो चंद्रमा पे जाएंगे तो क्या 40 किलो के हो जाएंगे, क्या 70 किलो के हो जाएंगे, मतलब क्या भार बढ़ जाएगा या भार घट जाएगा, उसके बारे में बात करना है। ठीक है, तो ऐसे ही और भी जो टॉपिक हैं उन टॉपिकों पर बातचीत करना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी, उसकी सूचना जाएगी और आप उस वीडियो को देख लेंगे, वो वीडियो आपको छूटेगा नहीं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग बातचीत करते हैं कि चंद्रमा पर जो है किसी वस्तु का भार क्या होता है। तो मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा बच्चों। में इसमें ध्यान देने वाली बात यह है ना कि होता क्या है। देखिए इस चीज़ को हम लोग अभी एक क्रियाकलाप के माध्यम से भी समझेंगे, प्रैक्टिकल के माध्यम से भी समझेंगे। जैसे देखिए मान लेते हैं कि ये कोई पिंड है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कोई पिंड है और ये कोई अगर पिंड है तो इस पिंड का हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो भार है, ठीक है, समझिएगा इस चीज़ को, यहाँ पर जो भार है ना वो 60 किलोग्राम है। कितनी किलोग्राम है? 60 किलोग्राम है। लेकिन इसी पिंड को जब हम चंद्रमा पर पहुंचा देंगे बच्चों ना, यही पिंड जो है, यही वाला पिंड जब चंद्रमा पे चला गया तो इसका जो भार होता है बच्चों, है ना, वो भार क्या हो जाता है, वो आप देखेंगे 10 किलोग्राम हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है? 10 किलोग्राम। अब देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। धरती पर उस पिंड का जो भार है पृथ्वी पर वो 60 किलोग्राम है, जबकि वही पिंड चला जा रहा है चंद्रमा पर तो उसका भार क्या हो जा रहा है? 10 किलोग्राम। तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं, समझ सकते हैं ये कि 60 था लेकिन जब गया कहाँ पर बताइए? चंद्रमा पर गया तो वो 10 किलोग्राम हो जा रहा है। यहाँ पर तो 60 किलोग्राम है, चंद्रमा पर 10 किलोग्राम हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस भार का 1/6 भार हमको वहाँ पर मिल रहा है। मतलब जो भार धरती पर हमारा है ना उसका 1/6 मिल रहा है। तभी तो आप जब इसको काटेंगे तो 6 धावों में 60 होगा, यहाँ पर 10 होगा और 10 एक कम 10 होगा तो इधर क्या आएगा? 10 होगा। मतलब हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि पृथ्वी पर जो हमारा भार होता है या पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का, किसी पिंड का जो भार होता है, ठीक है, जब वही पिंड और वही वस्तु कहाँ चली जाती है बताइए? चंद्रमा पर चली जाती है ना। जब चंद्रमा पर चली जाती है तो उसका भार क्या हो जाता है? पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाता है। ठीक है, 1/6 हो जाता है। तो इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि 1/6 गुना हो जाता है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि धरती पर अगर कोई पिंड है और अगर ये चंद्रमा पर जाता है तो उसका भार 1/6 हो जाता है। अब चलिए इस चीज़ को जो थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों ऐसा होता है गुरुत्वीय त्वरण के कारण। किसके कारण होता है बताइए? गुरुत्वीय त्वरण के कारण। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण के कारण होता है, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल जी से, है ना। तो बच्चों ये गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है मैंने इसको पढ़ा दिया है, आप जाकर के पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, वीडियो के सेक्शन में वीडियो मिलेगा। मैं अभी भी बोलता हूँ, मैं बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो इस चीज़ को एक प्रैक्टिकल के माध्यम से हम लोगों को समझना है। तो आइए इस चीज़ को हम लोग एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं और समझने से पहले इस चीज़ को लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार, चलिए मेरे पास यहाँ पर बुक है तो मैं कुछ चीज़ें लिखा देता हूँ इससे, काम की चीज़ें। चलिए यहाँ पर लिखना है आपको कि चंद्रमा पर वस्तु का भार, वस्तु का, ठीक है ये का है, थोड़ा सा और अच्छे से बना देते हैं इसको, है ना। हाँ, अब देखिए वस्तु का भार, वस्तु का भार, चलिए मैंने क्या लिखा है? चंद्रमा पर वस्तु का भार उसकी पृथ्वी के भार का,
उसके पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है, 1/6 गुना होता है। तो ये चीज़ है बच्चों जो इसको आपको याद करके रखना है, ठीक है। ये हो गया। देखिए यहाँ पर लिखा था टॉपिक कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होता है, तो यहाँ पर बता दिया गया कि 1/6 गुना होता है। अब आइए इस चीज़ को हम क्या करते हैं, एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझ लेते हैं। अब देखिए एक प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको क्या समझना है कि मान लेते हैं बच्चों, ये जो है ये पृथ्वी है, पृथ्वी माने अपनी धरती जिसको अर्थ बोलते हैं। तो चलिए मैं लिख देता हूँ धरती, ठीक है, धरती ही लिख देता हूँ, धरती कही चाहे पृथ्वी कही, बात एक है, ये धरती है। और मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ कि इधर मैं बना लेता हूँ चंद्रमा को, है ना, क्योंकि चंद्रमा पे भेजना है ना वस्तु को। तो इधर हम बना लेते हैं कि ये चंद्रमा है, ठीक है, ये चंद्रमा है, ठीक है। और एक चीज़ थोड़ा सा छोटा सा बनाते हैं इसको, है ना, छोटा सा इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो धरती है ना इसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है, चंद्रमा का द्रव्यमान कम होता है। और चंद्रमा की कलाएँ भी आपने देखा होगा कि कभी गोल हो जाता है, कभी बिल्कुल आपने देखा होगा कि जैसे यू टर्न लेने लगता है। तो ये सब क्यों होता है, ये सब भूगोल में आपको पढ़ने को मिलेगा, है ना। तो अब ये धरती हो गई, और धरती के केंद्र से जो इस धरती का ये सतह है, मान लेते हैं कि इसकी जो दूरी है ये है r1, ठीक है। या इसी को हम ऐसे कह सकते हैं कि धरती के केंद्र से सतह की जो त्रिज्या है वो क्या है, r1। अब त्रिज्या अगर इधर है तो त्रिज्या ऊपर भी ऐसे त्रिज्या होगी ना, केंद्र से परिधि की तरफ जो जा रही लाइन ये त्रिज्या है। तो अगर ये r1 है तो ये भी क्या हो जाएगा बताइए, r1 ही हो जाएगा। तो ये r1 है तो ये भी क्या है, r1 है। अब ये धरती है बच्चों, अच्छा धरती की त्रिज्या केंद्र से इसकी सतह पर यानी परिधि के पास में क्या है, r1 है। अब मान लेते हैं कि इस धरती का जो द्रव्यमान है वो कैपिटल M है। प्रत्येक वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, तो हमने मान लिया कि इस धरती का द्रव्यमान कैपिटल M1 है। अब इसको 1 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और है, तो इसका द्रव्यमान हम मान लेंगे M2, इसलिए मैंने इसको बोल दिया है M1। तो धरती का जो द्रव्यमान है उसको बच्चों मान लेते हैं कि कैपिटल M1 है। अब इसी धरती पर क्या करना है, किसी वस्तु को रख देते हैं, चलिए तभी तो पता लगेगा कि वो वस्तु का भार क्या है धरती पे। चंद्रमा पर ले जाके फिर देखेंगे कि उसका भार क्या हो जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, किसी वस्तु को रख देता हूँ इस तरीके से धरती पे। चलिए हमने क्या किया, मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है, इस वस्तु को हमने कहाँ पर रख दिया, धरती पर। तब मैं लिख देता हूँ कि ये क्या है बताइए, ये आप देखेंगे तो ये एक प्रकार की वस्तु है और कहाँ रखी हुई है, धरती पर। और इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए ऐसे ही इसमें हम कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कि ये क्या है, चंद्रमा है। तो चंद्रमा के केंद्र से, ठीक है, इस रेखा तक जो इसकी त्रिज्या है वो क्या है, तो मान लेते हैं कि ये r2 है, ठीक है, कैपिटल R2 है, ठीक है। ऐसे इधर जाएंगे तो ऊपर भी क्या मिलेगा बताइए, कैपिटल R2 ही मिलेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये कैपिटल R2 है, ठीक है। फिर अब क्या करते हैं, इसके ऊपर क्या करते हैं, एक वस्तु को रख देते हैं। तो इसी वस्तु को रखते हैं जो वस्तु धरती पर है, मतलब धरती पर जितना उसका भार है उसी को हम चंद्रमा पर ले जाना चाहते हैं कि देखें उसका भार क्या होता है, कितना होता है, बढ़ता है, कितना घटता है। तो उसी चीज़ को हम चंद्रमा पर भी लेके जाएंगे। तो चंद्रमा पर हम लेके चले आए, मान लीजिए वही वस्तु कहाँ पर आ गई, चंद्रमा पर। तो उसका द्रव्यमान तो नहीं बदलेगा ना, द्रव्यमान उसका नहीं बदलेगा। जितना भार धरती पर होगा उतना ही भार द्रव्यमान पर, जितना द्रव्यमान धरती पर होगा उतना ही द्रव्यमान चंद्रमा पर भी होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, जितना द्रव्यमान धरती पर होगा उतना ही द्रव्यमान चंद्रमा पर भी होगा, क्योंकि द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। तो अब इसका भी द्रव्यमान मान लेते हैं कि कितना है बताइए, स्मॉल m ही है। मैंने क्या समझाया, ये चंद्रमा था और चंद्रमा के इस केंद्र से इसके जो परिधि है, ठीक है, अर्थात इसका जो सतह है उसकी हमने दूरी ले लिया है r2 और एक प्रकार से त्रिज्या हो गई है। और मैंने आपको क्या समझाया, मैंने समझाया कि जो वस्तु यहाँ पर थी उसी वस्तु को हमने उठा करके चंद्रमा पर पहुँचा दिया। तो वस्तु का द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल m था तो यहाँ पर भी क्या हो गया, स्मॉल m हो गया। अब दूसरा चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो चंद्रमा है ना, इस चंद्रमा का, ठीक है, इस चंद्रमा का भी तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो इस चंद्रमा का द्रव्यमान जो है वो मान लेते हैं कैपिटल M2 है। मैंने आपको क्या समझाया कि धरती का जो द्रव्यमान था वो कैपिटल M1 था, चंद्रमा का द्रव्यमान कैपिटल M2 है। धरती के केंद्र से उसकी परिधि यानी सतह की दूरी जो है वो r1 है, और ऐसे ही चंद्रमा में केंद्र से लगा करके उसकी परिधि की दूरी जो है, सतह की दूरी r2 है, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है कि इस वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है। इसी को हम चंद्रमा पर ले जाके देखना चाहते हैं कि कितना होगा, तो द्रव्यमान नहीं बदलता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्मॉल m ही हो जाएगा। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। अब यहाँ पर हमने देखिए आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि एक नियम लागू हो जाएगा। कौन सा नियम,
जैसे आपको पता है ना कि ब्रह्मांड के सभी पिंड एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल वाला नियम लग जाएगा। अब गुरुत्वाकर्षण बल का नियम क्या था, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम था, चलिए मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ इस चीज़ को। आप देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के नियम को, तो गुरुत्वाकर्षण बल का नियम, तो बच्चों मैं आपको समझा ही रहा हूँ कि अब आप देखेंगे कि ब्रह्मांड के जितने भी पिंड होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये जो धरती है, ये जो वस्तु है और ये जो धरती है, ये भी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और जो है ये जो वस्तु है और ये जो चंद्रमा है, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो हम न्यूटन का वो गुरुत्वाकर्षण बल वाला नियम लगा देते हैं। तो क्या था, वो था F बराबर, याद कीजिए, था F बराबर, यहाँ पर आ रहा था कैपिटल G और यहाँ पर एक आ रहा था M, एक तो आ रहा था दोनों, अगर ये दोनों के दोनों जो पिंड हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित कर रहे हैं, तो दोनों का द्रव्यमान आ जाएगा। तो पहले का द्रव्यमान क्या है, पहले का द्रव्यमान है कैपिटल M1 और दूसरे का द्रव्यमान है क्या है बताइए, स्मॉल m। तो यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल m। और हम लोगों ने नियम ये भी पढ़ा था कि क्या होता है, नीचे इनके बीच की दूरी का वर्ग हो जाता है। तो इनके बीच की दूरी क्या है, आप देखिए यहाँ से लेकर के और इसके केंद्र की दूरी क्या है, इसकी दूरी है r1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि r1 यहाँ पर हम लिख लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से वर्ग। क्या लिख देंगे बताइए, वर्ग लिख देंगे, है ना। तो अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैंने लिख दिया। और हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे F1, ठीक है। क्या लिखेंगे, F1, क्योंकि यहाँ पर देखिए सब 1 1 है, तो इसको हमने F1 लिख लिया। अब इसको मान लेते हैं कि समीकरण नंबर क्या है, 1 है। अब बात कर लेते हैं समीकरण नंबर 2 की। अब ऐसे ही इस चंद्रमा और इस वस्तु के लिए हम लोग कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से F2 इक्वल टू, अब एक तो आ जाएगा सार्वत्रिक नियतांक, तो ये सार्वत्रिक नियतांक हो जाएगा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक कैपिटल जी। अब देखिए एक का द्रव्यमान तो m2 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि एक का द्रव्यमान जो है वो m2 है, तो ये कैपिटल M2 हो गया। और इस वस्तु का द्रव्यमान क्या है, सिर्फ स्मॉल m है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्मॉल m। और नीचे क्या, इनकी बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी क्या बताइए, r2 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे इस तरीके से r2। और आपने देखा कि फार्मूले में स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे स्क्वायर। अब ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से दे देंगे भाग, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो वस्तु का भार है धरती पर, वो चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लेते हैं कि समीकरण ठीक है 2 में समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर या तुलना करने पर आप ये भी लिख सकते हैं। चलिए भाग दे लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो भाग देंगे तो क्या मिलेगा, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए तो मैं ये ले लेता हूँ ग्रीन कलर, ठीक है। अब देखिए तो भाग दे देते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कि ये हो जाएगा इस तरीके से F2 और बटे में F1 और इक्वल टू F2 की वैल्यू क्या है, F2 की वैल्यू है कैपिटल G, फिर है M2 स्मॉल m, और नीचे क्या है बताइए, नीचे आप देखेंगे तो है R2 का वर्ग, ठीक है। और भाग देना है तो हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा बटा यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब एक बड़ा सा बटा लगाएंगे, तो बड़ा सा बटा लगा लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो ये इस तरीके से हमने बड़ा सा बटा लगा लिया। अब F1 की वैल्यू लिखना है, तो F1 की वैल्यू क्या थी, कैपिटल G थी ही, ठीक है, और स्मॉल m था, कैपिटल M1 था और स्मॉल m था, और नीचे क्या था, नीचे था R1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इस चीज़ को हल करना है, तो कैसे हल करेंगे देखिएगा ध्यान से, इस चीज़ को बहुत सारे बच्चे हल नहीं कर पाते हैं। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस भाग को हम ले आएंगे गुणे में। ये जो बटा है ना, इस बटे का मतलब है भाग, तो भाग को गुणे में लाएंगे तो होगा क्या है कि जो नीचे की चीज़ है वो ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो चलिए ऐसा हम लोग कर लेते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। चलिए तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये ऊपर वाला तो ऐसे ही रह जाएगा, कौन कैपिटल G, ठीक है, और कैपिटल M2 और स्मॉल m, और नीचे क्या है, नीचे है R2 का वर्ग, ऐसे रह जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, भाग से गुणे मिला रहे हैं, तो गुणे मिलाएंगे तो नीचे की चीज़ ऊपर जाएगी। तो नीचे क्या है देखिए, नीचे है R1 का वर्ग और ऊपर क्या है, कैपिटल G, कैपिटल M1 और स्मॉल m, तो ये नीचे आ जाएगा। तो कैपिटल G और कैपिटल M1 और स्मॉल m आ जाएगा नीचे। अब जो भी चीज़ें यहाँ पर कैंसिल आउट हो रही हैं, कट रही हैं, उसको हमको काट देना है। तो आइए देखते हैं क्या क्या कट रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो क्या क्या कट रहा है, ये देखिए क्या कट रहा है। एक तो कैपिटल G से कैपिटल G कट जा रहा है, फिर स्मॉल m से स्मॉल m कट जा रहा है। क्या मिला आपको, मिला यहाँ पर देखिए, मिला इस तरीके से
कैपिटल M2 है ना, कैपिटल M2 और नीचे क्या मिला, कैपिटल R2 का वर्ग। ठीक है, फिर गुणे में यहाँ पर आपको मिल रहा है कैपिटल R1 का वर्ग और नीचे क्या मिल रहा है, कैपिटल M1। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं। M को M के नीचे लाते हैं, R को R के नीचे लाते हैं। ठीक है, चलिए हम व्यवस्थित कर लेते हैं इस चीज़ को। तो इसी चीज़ को कुछ हम ऐसे लिख लेंगे, कैसे, इस चीज़ को हम इधर लिख देते हैं। देखिए हम ऐसे लिख देंगे कि ये M2 है और नीचे इसके आ जाएगा कैपिटल M1। देखिए इस M2 के नीचे हमने इस M1 को लिख लिया। फिर गुणे में ये यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है R1 का वर्ग और नीचे क्या लिखा है, देखिए लिखा है R2 का वर्ग। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, कैसे, देखिए मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ये कैपिटल M2 और नीचे क्या आ जाएगा, कैपिटल M1 और इनटू मल्टीप्लाई का मतलब इनटू माने गुणे का चिन्ह। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 और दोनों पर वर्ग है तो हम इसका होल वर्ग ऐसे लगा सकते हैं, इस तरीके से होल स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कुछ वैल्यू आपको याद करना है। क्या याद करना है, देखिए कुछ वैल्यू आपको ये याद करना है कि चलिए मैंने लिख के रखा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कौन सी वैल्यू आपको याद करना है। कि जो M2 होता है ना, ठीक है, M1 की बात कर लेते हैं, M2 की नहीं। हाँ, तो मैं लिख देता हूँ। चलिए लिखना क्या है, चलिए मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ कि ये जो M2 है, पेन कहाँ गया रहा है ना, जो M2 है इस M2 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। M1 की जो वैल्यू है वो है 100 M2। अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, फिर इनटू आप देखेंगे तो जो R1 है, ठीक है, इस R1 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4R2 लिख सकते हैं। ठीक है, 4R2 लिख लेंगे और नीचे जो R2 है ये R2 ऐसे ही रह जाएगा और होल स्क्वायर लगा है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे, मतलब इतने चीज़ों के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अब ये चीज़ क्या है समझिएगा। M2 याद कीजिए क्या था, M2 था चंद्रमा का द्रव्यमान। ठीक है, M2 क्या था, चंद्रमा का द्रव्यमान था। और नीचे क्या है, देखिए नीचे है M1। ये M2 तो ऊपर वाला ऐसे ही रह गया, ऊपर वाला M2। देखिए थोड़ा सा नीचे करता हूँ ताकि आप देखें। हाँ, ये M2 तो ऐसे ही रह गया, देखिए यहाँ पर है। लेकिन M1 क्या था, धरती का क्या था, द्रव्यमान था। तो अब M1 की जगह क्या आ गया है, M2 आ गया है और उसके आगे 100 आ गया है। मतलब जो धरती का द्रव्यमान है ना वो चंद्रमा के द्रव्यमान के 100 गुना ज़्यादा है, तो यहाँ पर 100 से गुणा कर दिया गया है। फिर ऐसे देखिए R1 क्या था, R1 था धरती की त्रिज्या और R2 क्या था बताइए, चंद्रमा की त्रिज्या। तो जो धरती की त्रिज्या है वो चंद्रमा की त्रिज्या से 4 गुना ज़्यादा है, तो यहाँ पर किससे गुणा कर दिया गया है, 4 से गुणा कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब सरल करेंगे और हल करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इसको हल करने पर मिलेगा इस M2 से ये M2 एक बार में कट जाएगा ना, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1/100 इंटू का चिन्ह आ जाएगा। अब इस चार अच्छा यहाँ भी काट सकते हैं, देखिए R2 से R2 को काट सकते हैं ना, तो मैं डायरेक्ट काटे दे रहा हूँ। या फिर ऐसे कर लेते हैं, चलिए 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अंदर आपको मिलेगा इस तरीके से R2 और नीचे क्या मिलेगा, R2 और दोनों पर क्या है, वर्ग है। ठीक है, दोनों पर वर्ग है, तो इस तरीके से हम लगा देते हैं कि दोनों पर क्या हो गया, वर्ग हो गया। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो दोनों कितने बार में कट जाएंगे, एक बार में कट जाएंगे। तो यहाँ पर 1 आएगा और 1 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। मतलब ये पूरा मान 1 बन गया। क्यों, क्योंकि ये कटा तो 1 बचा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब ये पूरा मान 1 बन गया। और 1 का 16 में गुणा करेंगे तो 16 कम 16 होगा, मतलब टोटल इधर का मान कितना है, 16 है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं। तो 16 आ गया तो हम कैसे लिखेंगे, इसको कुछ ऐसे लिख देंगे। देखिए अब इधर क्या बचेगा, इधर बचा 1, नीचे बचा 100 और पूरा इधर क्या हो जा रहा है, पूरा इधर हो जा रहा है 16। क्यों, क्योंकि ये कटने पर 1 हो गया, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, उस 1 का 16 में गुणा करेंगे तो 16 आएगा। अब इस चीज़ को बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 16 1 में गुणा कर जाएगा तो 16 कम 16 और नीचे क्या आ जाएगा 100। अब इसको आप काट के देख लीजिए, 16 1 कम 16 और 16 छक्के 96। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही, कुछ पॉइंट में भी आएगा, लेकिन एग्जैक्ट मान लेते तो एग्जैक्ट आ जाता। ठीक है, तो आपने क्या देखा, हमने देखा कि फिर भी हमको क्या मिल जा रहा है, हमको मिल जा रहा है 1/6। तो मैं यही आपको इतनी देर से समझा रहा था कि किसी भी वस्तु का भार जो धरती पर होता है ना, उसको अगर चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार 1/6 हो जाता है। ठीक है, चलिए मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ फटाफट कि मैंने आपको क्या समझाया है। मैंने आपको सबसे पहले समझाया था इस फिगर में कि एक धरती है और एक चंद्रमा है। धरती पर जो वस्तु है वही वस्तु चंद्रमा पे है, द्रव्यमान दोनों का बराबर है। बस धरती का द्रव्यमान M1 है, चंद्रमा का द्रव्यमान M2 है। धरती से इसकी दूरी क्या है, R1 है और चंद्रमा से इसकी दूरी क्या है, R2 है। अब हमने क्या किया, हमने आपको बताया था कि प्रत्येक
ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हमने वो नियम लगा दिया गुरुत्वाकर्षण का, ठीक है, और नियम लगा करके मैंने पूरा फार्मूला लिख दिया। लिखने के बाद हमने भाग दे दिया समीकरण 1 और 2 को। समीकरण 1 और 2 को भाग देने पर क्या हुआ, कुछ चीज़ें बची, कुछ कट गई, ठीक है। जो चीज़ें बची उसका हमने मान रख दिया। मान रखने पर जब उसको हल किया तो क्या आ गया बताइए, 1/6 आ गया। तो हमने ये देखा कि जो धरती पर वस्तु है उसका जो भार धरती पर है उसको चंद्रमा पे ले जाएंगे तो उसका भार 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया है, एक बार वीडियो को और देखिएगा ताकि आपके दिमाग में बन जाए। ये सभी चीज़ें थोड़ी सी जटिल हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है। आप फिर से समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आइए अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अब बात करना है कि गुरुत्वीय त्वरण अर्थात इस्माइल जी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ कि बात करना हम लोगों को इस्माइल जी अर्थात गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, है ना, प्रभावित करने वाले कारक। अब इसका क्या मतलब है, देखिए जैसे क्या है कि वाष्पीकरण को भी प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। जैसे वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है, भाप बन के उड़ जाना। आपने देखा होगा कि अपने कपड़े को जब धो के आप टांगते हैं किसी चीज़ के ऊपर सूखने के लिए, तो अगर सूर्य का प्रकाश बहुत ही तेज़ है, सूर्य के प्रकाश में उष्मा है, गर्मी है, ताप है, तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। लेकिन वही सूर्य नहीं निकला होता है तो ठंडी के दिनों में सूखता नहीं है। तो मैंने क्या देखा, वाष्पीकरण को प्रभावित कौन कर रहा है, ताप। ऐसे ही गुरुत्वीय त्वरण को भी प्रभावित करने वाला कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लेते हैं। अब जब सूर्य रहेगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, ठीक है, सूर्य नहीं रहेगा तो वाष्पीकरण कम होगा। तो वाष्पीकरण को प्रभावित कर रहा है कौन, सूर्य का ताप, ठीक है, गर्मी। ऐसे ही गुरुत्वीय त्वरण को कौन कौन प्रभावित करता है, इस चीज़ को समझना है। आइए समझते हैं। तो पहले तो समझ लेते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है, ठीक है। और मैं इसके बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, आपको पता है कि धरती क्या करती है, जो धरती है वो किसी भी वस्तु को क्या करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है, ठीक है। क्या करती है बताइए, आकर्षित करती है, आकर्षित करती है। और आकर्षित करती है जिस बल से, उस बल को हम क्या बोलते हैं बताइए, गुरुत्वीय बल बोलते हैं। कौन सा बल, गुरुत्वीय बल हम बोलते हैं। और आपको ये भी बताया था कि इसी गुरुत्वीय बल के कारण उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाता है, और उसी त्वरण को हम लिखते हैं किससे बताइए, गुरुत्वीय त्वरण से। उसी त्वरण को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। और दूसरा चीज़ ये है कि उस त्वरण को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं बताइए, अंग्रेजी के स्मॉल अक्षर जी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये वही जी है, और इसको कौन कौन सा कारक प्रभावित कर रहा है इसी को देखना है। तो आइए हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर। और मैंने आपको बताया भी था कि जी का जो है मान क्या होता है, जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये मैंने आपको वैल्यू बता दी थी। तो अब देखना ये है कि जी का मान कब बढ़ता है और जी का मान कब घटता है, ठीक है। अब चलिए देखिए, तो जी के लिए मैंने एक सूत्र निकलवाया था, उस चीज़ को याद कीजिएगा। मैंने एक सूत्र निकलवाया था कि स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी, और यहाँ पर था क्या बताइए, कैपिटल यम, और नीचे था आर, कैपिटल आर का वर्ग। मैंने ये सूत्र निकलवाया था, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हैं इस सूत्र के बारे में, नहीं देखे हो वीडियो, तो फिर से देख लीजिए, मैंने इसको बताया है, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, अब ये सूत्र याद रखना है, किसका है, गुरुत्वीय त्वरण का याद रखना है। इस पर सवाल भी लगेगा। अब आइए देखते हैं कि किस तरीके से जी का मान बढ़ता और घटता है। तो बात करते हैं बच्चों पृथ्वी की। किसकी बात करते हैं, पृथ्वी की। तो अब एक चीज़ आप ध्यान से नोटिस कीजिएगा, जो पृथ्वी है ना वो गोल नहीं है, वो अंडाकार है ना। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि धरती गोल है, लेकिन धरती गोल नहीं है, अंडाकार है। तो आइए एक धरती बना लेते हैं इधर, है ना, धरती बना लेते हैं। ये देखिए, मान लेते हैं कि ये धरती है, अंडाकार है, पूरी तरीके से गोल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से धरती है अंडाकार, तो हमने अंडाकार बना लिया। अब ध्यान से देखेंगे तो जो धरती की त्रिज्या है बच्चों ना, वो एक समान नहीं है। धरती की जो त्रिज्या है वो एक समान नहीं है। मतलब क्या है कि त्रिज्या क्या है, अगर मैं ऐसे क्या करूँ, दो लाइनें यहाँ पर खींचूँ, ठीक है, इस तरीके से एक लाइन इधर खींचता हूँ और एक लाइन में क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ऐसे नीचे लेके आ रहा हूँ। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेकर के जो ये वाली दूरी है ये त्रिज्या कहलाएगी। फिर यहाँ से लेकर के ये वाली जो दूरी है वो क्या है, त्रिज्या कहलाएगी। अब देखिए यहाँ पर त्रिज्या आपको बड़ी लग रही है और यहाँ पर त्रिज्या क्या हो रही है बताइए, छोटी लग रही है। तो त्रिज्या एक तरफ बड़ी है और एक तरफ छोटी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, त्रिज्या को किससे लिखते हैं बताइए, आर से लिखते हैं। तो अगर इधर त्रिज्या बड़ी है तो ये वाला मान यहाँ पर रखेंगे तो आर का मान क्या होगा बताइए, बढ़ेगा। आर का मान क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब मैंने आपको क्या समझाया कि यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि त्रिज्या एक तरफ बढ़ रही है तो एक तरफ क्या हो रही है, घट रही है। तो ये वैल्यू क्या है बताइए,
त्रिज्या बढ़ रही है तो यहाँ पर मान ज़्यादा आएगा, और इधर जाएंगे तो इधर मान क्या आएगा बताइए, कम आएगा। अब इस चीज़ को देखिए, एक बार त्रिज्या बढ़ रही है, एक बार घट रही है, तो अगर त्रिज्या बढ़ रही है और घट रही है ना, तो इस जी के ऊपर भी क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, ये भी बढ़ेगा और घटेगा। तो मैं वही आपको समझा रहा हूँ कि धरती पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो एक समान नहीं है ना। तो अब चलिए समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर किस तरह से धरती पर गुरुत्वीय त्वरण है। तो जो चीज़ मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, उस चीज़ को आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? पहला पॉइंट तो याद रखना है कि ध्रुवों पर जाने पर, ठीक है, ध्रुवों पर जाने पर, अब ध्रुव क्या होता है, ये जो पार्ट है ना, ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। आपने तो इतना पढ़ा ही होगा ना दिशा के बारे में। चलिए दिखा देता हूँ आपको लिख के। जो दिशा होती है वो ऊपर उत्तरी होती है, नीचे वाली क्या होती है, दक्षिणी होती है, इधर वाली पूर्वी दिशा होती है, और इधर वाली दिशा कौन सी होती है, पश्चिमी होती है। तो अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट कहलाएगा ध्रुव, तो ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। ये पार्ट क्या कहलाएगा, ध्रुव, तो ये कौन सा ध्रुव हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर समझना है कि ध्रुवों पर जाने पर, चलिए मैं लिख देता हूँ कि ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर स्मॉल जी अर्थात गुरुत्वीय त्वरण का मान, ठीक है, का मान, ये मान लिखा हुआ है, फिर से लिख देते हैं। चलिए, का मान बढ़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरीके से कि बढ़ता है। तो ध्रुवों पर जाने पर जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। जबकि पृथ्वी के केंद्र में, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है कि पृथ्वी के केंद्र में जी का मान, ठीक है, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। शून्य माने क्या होता है बताइए, जीरो, है ना, शून्य होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, शून्य होता है। तथा अब एक होता है विषुवत वृत्त। क्या होता है, विषुवत वृत्त, ठीक है, विषुवत वृत्त, इस चीज़ को याद रखना है। विषुवत वृत्त की तरफ जाने पर, ठीक है, जी का मान घटता है। तो जो जी का मान है ना, वो क्या होगा बताइए, घटता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ध्रुवों पर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा, और पृथ्वी के केंद्र में जी का मान शून्य होता है, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। जबकि विषुवत वृत्त की तरफ जाते हैं तो जी का मान घटने लगता है, और ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो बढ़ने लगता है। तो ये इतना चीज़ हम लोगों को समझना था, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को समझा दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।